नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर 10 राज्यों में 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण है, आज अंतिम चरण है, जिसमें 29 में से 8 सीटों पर मतदान होगा और सभी चरण में पूरी 29 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो चुका होगा। और अभी तक जो कुछ अपडेट हमारे पास आई है, तकरीबन सुबह 9 बजे तक ये 14.97% मतदान हुआ है। अगर बात कर ले कौन कौन सी सीटों पर आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा। 8 सीटें। अगर बात करें 2019 की तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना। लेकिन देखना होगा क्या बीजेपी इस अपने टारगेट में पूरा कर पाती है इस टारगेट को। लेकिन अभी चौथे चरण में प्रथम चरण की बात कर लें, द्वितीय चरण की बात कर लें, तो जो मत प्रतिशत था वो कम रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा चुनाव आयोग की तरफ से भी खासी जागरूकता फैलाई गई, पार्टियों की तरफ से भी खासी गहमागहमी देखने को मिली। अगर बात कर ले बीजेपी की तरफ से तो कई बड़े नेताओं ने उस पर बैठक भी की कि किस तरह से प्रतिशत बढ़े। और तृतीय चरण में, थर्ड फेज में हमको वो एक सुखद एहसास भी देखने को मिला कि जब पिछले बार के मुकाबले मत प्रतिशत तीसरे चरण में ज्यादा था। अब चौथे चरण का सुबह 7 बजे से मतदान जारी। उम्मीद करेंगे इस बार भी पिछले बार के मुकाबले जो 2019 में आंकड़ा था, इस बार चौथे चरण में यह मत प्रतिशत पहले से ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी जो सियासी समीकरण हो रहे हैं, मत प्रतिशत कम होगा, ज्यादा होगा, किससे किसको कितना लाभ होगा, यह तो 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा पहलू है कि मत प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। इसलिए स्वदेश न्यूज भी लगातार आप सभी से विनती कर रहा है कि जहां जहां आपके क्षेत्रों में चुनाव है, मतदान है, अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। तो आज मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण है, अंतिम चरण है, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा इन सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। और लगातार हम आपको अपडेट भी दिखा रहे हैं, हम हमारे सहयोगियों के जरिए वहां से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। खासतौर से कहीं पर एक आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए गए, पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, और महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्गों को लेकर भी खास इंतजाम किए गए ताकि वो आए और आसानी से बहुत सहूलियत के साथ अपना मत का प्रयोग करें। चलिए हम मध्य प्रदेश के एक समीकरण के ऊपर हम बातचीत करते हैं कि जिस तरह से आज अंतिम चरण है, और अंतिम चरण के बाद ये जरूर सियासी इसमें बातचीत शुरू हो जाएगी कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मध्य प्रदेश में 29 में से कितनी सीटें किसके पास जाएंगी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। लेकिन आज अंतिम चरण का चुनाव है, 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी, और हमारे साथ हैं स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता जी, आज अंतिम चरण का आज चुनाव है मध्य प्रदेश की। अगर बात कर लें 8 सीटों पर है, हालांकि अभी मत प्रतिशत धीरे धीरे आते जाएंगे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार 2019 के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत बढ़े। आप भी कई लोगों के बीच में गई हैं, बातचीत की आपने जनता के बीच में। तृतीय चरण में हमने देखा मत प्रतिशत बढ़ा है। इस बार क्या उम्मीद की जा रही है? जिस तरह से प्रचार प्रसार रहा, पार्टी सीरियस हुई, कई पार्टियों ने मीटिंग की, बड़े बड़े मंत्रियों ने मीटिंग की, इस बार क्या उम्मीद की जा रही है, मत प्रतिशत क्या रह सकता है? देखिए, ये तो जिस तरह से सुबह से जो आंकड़े आ रहे हैं, 9 बजे का जो आंकड़ा सामने है, जो अभी आपने कहा भी कि 14.97% है, तो वो तो थोड़ा कम लग रहा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार इसको लेकर बैठकें कर रही है, और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम नेता इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता जो हैं लोगों को बूथ तक पहुंचाए। तो उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि ये क्लैरिटी तो अब थोड़े देर के बाद दोपहर या शाम तक होगी, लेकिन जो सुबह तक के आंकड़े थोड़े से कम है। और जो 8 लोकसभा सीट है जहां पे वोटिंग हो रही है अभी, ये 8 लोकसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगातार हम देख रहे हैं, अभी स्वदेश न्यूज की टीम उज्जैन भी गई थी, उधर नागदा में भी थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भी हमने समय बिताया था। तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से लवरेज है कि
बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, चाहे 29 की 29 सीट की अगर बात करें तो उनका मानना है कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कांग्रेस के खेमे में भी जो है वो उत्साह है। उनका मानना है कि 5 से 6 सीट तो बिल्कुल वो जीत रहे हैं। जब 3 चरण की जब हमने उनसे बात की थी, आज तो चौथा चरण है, जब 3 चरण में वो दावा कर रहे हैं कि 5 से 6 सीट जीतेंगे, तो ये तो चौथे चरण के बाद तो ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो ये एक तरह का दोनों पार्टी अपने अपने दावे दे रही है, दावे प्रस्तुत कर रही है। और जहां तक बात करें कि मुद्दे क्या हैं, क्यों लोग नहीं निकल रहे हैं, कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही कि इतने कार्यकर्ता आ गए, इतने लोग आ गए कांग्रेस से बीजेपी में, तो जो बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है शायद वो उदासीन है। उसको लग रहा है जब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आ गए, सब आप कांग्रेस से ही करा ले रहे हैं, तो उन्हीं से आप करा ले। और क्या मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के जो कुछ अंश हैं उस पर भी अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो बीजेपी में चिंता है, जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है। चलिए, वोट प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, जो सुबह हम 9 बजे तक का आंकड़ा दिखा रहे थे 14.97%। अब कुछ अपडेट आंकड़े भी आए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 32.38% वोटिंग हो गई है। इंदौर में 11 बजे तक 25.01% मतदान हो गया है। देवास में 11 बजे तक 35.83%। उज्जैन में 11 बजे तक 34.25%। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 32.38% वोटिंग हो चुकी है। चलिए मुक्ता जी, हालांकि देखिए हम प्रतिशत की बात कर रहे थे, अब किस तरह से आप इसको देखते हैं? 34 यहां पर उससे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत आ गया। एक संक्षेप में आपका। नहीं, ये तो लग रहा है कि ठीक अच्छा प्रतिशत आ गया है, 32.38 है। तो इसको तो हम कहेंगे कि ठीक है, रफ्तार पकड़ रही है। अभी तक जैसे हमने सुबह 9 बजे के आंकड़े जो हमारे पास थे 14.97, तो वो थोड़ा कम लग रहा था कि स्लो है। हालांकि जो है सुबह के समय ऐसा उम्मीद की जाती, चूंकि धूप बहुत नहीं रहती है तो लोग घर से निकल के फटाफट वोटिंग कर देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे लग रहा है कि रफ्तार सही है। बिल्कुल। कल्पना जी, आपको लग रहा है कि रफ्तार ठीक जा रही है? क्योंकि 11 बजे तक अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लें 32.38% अभी तक मतदान हुआ है। बिल्कुल भागीरथ, जो आज की कंडीशन जिस तरह से वोटिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात निर्वाचन आयोग भी इस बार उसने भी काफ़ी मेहनत करी है। वो लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए जिस तरह से अपील कर रहा था, हमारी सरकारें, चाहे वो विपक्ष की बात कर लूँ चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लूँ, हर व्यक्ति चाहता था कि बूथ तक पहुँचे लोग, क्योंकि जब तक बूथ तक लोग नहीं पहुँचेंगे तब तक जो उनके अंदर जो दबी भावनाएं हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब चाहते हैं कि जनता जब तक बूथ पर पहुँचे ताकि उनके फेवर में मत डाला जा सके। तो ये कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियों की इच्छा शक्ति भी है, जिससे लोगों को घर से घर, जो डोर टू डोर एक तरह से लोग पहले निकालने के लिए काम करते थे कार्यकर्ता, स्टार्टिंग के 2 अगर फेज की मैं बात करूं, उसमें कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां बूथ प्रभारी से लेकर पन्ना प्रभारी, हाफ पेज प्रभारी तक हुआ करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि वो वोटर्स को बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय था। लेकिन जिस तरह से फिर अमित शाह जी आए, रात को वो ठहरे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पार्टी को गाइडलाइन बताया कि किस किस तरह से लोगों को बाहर निकालना है और उनके लिए क्यों जरूरी है। तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक फिर से जोश भरा और सबने मिलकर मेहनत करी। और आज निर्वाचन आयोग का भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबने मिलकर जो मेहनत करी, अगर ये परसेंटेज यहाँ तक आता है, क्योंकि पिछले अगर 2019 की मैं बात करूँ तो ये परसेंटेज बहुत अच्छा था, 75%, 76% के आसपास अगर ओवरऑल वोटिंग हुई थी, तो आज इसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम 76 से ऊपर नहीं जाते हैं तो ये आंकड़ा 2019 के अकॉर्डिंग कम तर आंका जाएगा। तो लोगों में भी उत्साह होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसको चुनते हैं। जब तक वो अपनी वोट नहीं डालेंगे, लोगों के बीच नहीं अपना व्यू नहीं रखेंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल सफर होगा सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए। कमियों पर जाइए, तारीफों पर जाइए, लेकिन घर से जरूर निकलिए। बिल्कुल, वाकई घर से जरूर निकलिए। और स्वदेश न्यूज पे लगातार सभी मतदाताओं से विनती कर रहा है कि जहां पर भी आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है, घर से निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। इस पर चौधरी
जी, जिस तरह से अगर इंदौर की बात करें, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, सब जगह कहीं पर 32 है, कहीं पर 34 है, लेकिन इंदौर में 25% है। तो जिस तरह से आप लोग ने एक अभियान चलाया था नोटा पर वोट करने का, ऐसा लग रहा है वो अभियान इतना सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि मत प्रतिशत यहां पर कम आ रहे हैं इंदौर में। तो जिस आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, जिस तरीके से इंदौर में लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है वो सबने देखा है, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा ताई हो या तमाम लोग हों, सब जानते हैं वहां क्या चल रहा है। तो नोटा जनता के गुस्से को दिखाने का स्वरूप था, वो जो हम चाह रहे थे, हम जो कह रहे थे। तो जनता अपना गुस्सा 4 जून को वैसे और पता चलेगा, लेकिन जनता अपना गुस्सा दिखाएगी कि जहां आप मजबूत है वहां पर भी आप ये कारनामे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज अपनी जगह है, जो शाम तक और क्लियर होंगे, आगे भी और क्लियर होंगे, लेकिन ये गुस्सा नजर आ रहा है, जमीन पर आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, और आगे भी नजर आएगा। लेकिन कैसे मत प्रतिशत तो कम है, फिर गुस्सा कैसे आपको लग रहा है कि नजर आ रहा है? देखिए, मत प्रतिशत को देखते हुए अगर आप एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी जगह बहुत कुछ एनालाइज करते हैं, जो दोनों दलों के प्रवक्ता आप ही के डिबेट्स पर आपने देखा होगा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आप आगे देखिए आपको भी पता है, आप ही कहते हैं कि इंदौर आपकी मजबूत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। तो उसको देखते हुए नतीजे जो भी हों, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गोपालगंज का रिकॉर्ड टूट जाए, ये भी संभव है। जनता का गुस्सा अभी का तो यही बता रहा है, बाकी तो जनता ज्यादा बेहतर जानती है। इंदौर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, पहली बार के वोटर्स के साथ जो धोखा हुआ है, खुद भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के साथ धोखा हुआ है, तो चिंता की बात तो होनी चाहिए। वाणी जी, इंदौर में मत प्रतिशत कम हुआ है क्या आपके, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं अगर मत प्रतिशत कम होता है कि हमारे जो मतदाता हैं वो तो घरों से बाहर निकले, लेकिन विपक्षी पार्टी की मतदाता बाहर नहीं निकले, जिस तरह से स्पर्श कह रही है कि गुस्सा है, वो गुस्सा यहां पर जरूर सामने आएगा। सबसे पहले तो आपके सब दर्शकों को मेरी नमस्कार, और पुनः एक विनम्र आग्रह कि घर से निकले, मतदान करें, क्योंकि ये राष्ट्र की जरूरत है, ये हमारा धर्म है, और एक अच्छे लोकतंत्र की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो प्रत्याशी थे इंदौर के, जी, आपने उन्हीं को अपने पार्टी में ले लिया, तो अब जो कांग्रेस के समर्थक है वो तो बड़े कंफ्यूज होंगे ना कि भाई हम किसको वोट डालें। आप देखिए, मैं तो अपनी छोटी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता है ध्यान दिलाती हूँ कि इंदौर में जनसंख्या 25 लाख वोटर्स की है, और कितनी परसेंटेज होती है नोटा के वोटर्स की, पिछले 2019 के चुनाव में आप देख चुके हैं, डेसिमल्स में था। दूसरी चीज, नोटा का ऑप्शन जो कांग्रेस पार्टी निरंतर उस पर जोर दे रही है, प्रचार कर रही है, एक नकारात्मक राजनीति का संकेत है। तीसरी बात, जो इनका प्रत्याशी था वो इनसे इतना प्रताड़ित था, बहुत मुश्किल से तो उसको टिकट मिली थी, टिकट के बाद वो प्रचार करने जा रहा था तो वहां मायूसी थी, वहां उसे नहीं मदद मिल रही थी। उसके बाद उसने कांटेक्ट किया होगा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में, तो इधर आए हैं। और अगर मेरे द्वार पे कोई आए, अतिथि देवो भव, आएगा, मैं अंदर तो बिल्कुल बिठाऊंगी अपने घर में। उसके बाद की जो जर्नी है वो तो अभी तुरंत में हम उस पर टिप्पणी कर नहीं सकते, परंतु अगर ये बोल रही है कि इंदौर की जनता का गुस्सा है, तो बहन मेरी, कितने प्रतिशत नोटा में आप धक्का मारोगे लोगों को, फिर भी फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपनी घिसी पिटी राजनीति का ही परचम लहरा रहे हो, बता रहे हो कि कांग्रेस की मानसिकता और सोच की अब इतनी धज्जियां उड़ चुकी हैं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये चीज हम पूरे देश में देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बयान और आप लोगों के इस चुनावी नेतृत्व में ही कुछ ठोस कदम नहीं आप उठा रहे हैं। आपके पास ना विकास के मुद्दे हैं, ना राष्ट्र के मुद्दे हैं, ना किसी के कल्याण के मुद्दे हैं। जो पिछले वादे किए थे वो तो आपने निभाए नहीं है। राहुल गांधी जी सब जगह बोले 72,000 75,000 रुपए देंगे, इस बार बोल रहे हैं फिर वो कुछ बांटने वाले हैं। तो पिछले वादे तो पूरे नहीं हुए आपके कांग्रेस शासित प्रदेशों में, अब फिर झूठे वायदों का पटारा लेके आप बैठ गए हैं वहां पे। ऐसे नहीं होता है। जनता जनार्दन में साक्षरता बहुत है, बहुत अवेयरनेस है, वो अपने हक और अपने मुद्दों के बारे में बहुत सक्षमता अच्छे से वो जानती है कहाँ किसको चुनना है। और रही बात भाजपा की, तो मैं आपको आज इस मंच से चुनौती के तौर पर बोल रही हूं कि हम छिंदवाड़ा का किला भी, कमलनाथ जी का किला भी तोड़ने वाले हैं।
4 जून को आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 जून को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन मुक्ता जी, इंदौर एक ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र बन गया जहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। बीजेपी अपने प्रत्याशी को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कांग्रेस नोटा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। हालांकि उसका असर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो आंकड़े कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह 32%, 34% है, लेकिन इंदौर में 25% है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरह से जो गतिविधि हुई थी इंदौर की, जो राजनीतिक जो पूरा हम लोगों ने देखा था घटनाक्रम को, उसके बाद देखिए इंदौर से सुमित्रा महाजन जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, उन्होंने भी इस पर चिंता जताई थी। और ये बात लगातार आ रही है कि जब चुनाव है, लोगों को वोट डालने का उनका ही अधिकार है, आप वही अधिकार छीन ले रहे हैं। देखिए खजुराहो में भी यही बात आई थी, जिस तरह से वहां पे प्रत्याशी ने साइन नहीं किया था, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उस समय भी ये बात आई। फिर मध्य प्रदेश में, और लगातार कांग्रेस इस बात पे चिंता जाहिर कर रही है कि जिस तरह से जो सेल्फी, जो फोटो के थ्रू ये बताया गया था कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। कार में सामने में कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए थे, पीछे वो प्रत्याशी बैठे हुए थे और उनके साथ रमेश मेंदोला बैठे हुए थे। तो जिस कांग्रेस बार बार इस बात पे ये आरोप लगा रही है कि किस तरह से उन पर मत प्रतिशत बताया कि 2019 में 11 बजे तक 29.48% मतदान हुआ था और अभी 2024 में 11 बजे तक 32.38% मतदान हुआ, यानी कि 2019 के मुकाबले 11 बजे तक 3% मतदान ज्यादा हुआ है। तो प्रथम द्वितीय चरण में जो मत प्रतिशत कम था, उसके बाद जो कैंपेनिंग देखी गई सभी पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रतिशत को और बढ़ाना है, इसलिए लगातार स्वदेश न्यूज भी आप लोग से विनती करता है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। और जो ये आंकड़े आए थे, इस आंकड़े के बाद मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, वो आपको सुना देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रबंधन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। आज यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सेंट्रली सभी बार रूम हमारा जो है, यहाँ से सारी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन महामंत्री जी हितानंद जी और सभी लोग, पूरी टीम, और इसी प्रकार से हर जिले में जहाँ पर मतदान आज है, तो ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है ये सभी के प्रयासों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने भी बड़ा रोल किया है। तो पिछले तीनों फेज की तुलना में अभी जो 2 घंटे का मतदान है वो बहुत अच्छी स्थिति में गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट शेयर के। कल्पना जी, वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इंदौर में कम हुआ है। और इंदौर में एक अलग तरह से एक राजनीति हमने देखी है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो आखिरी समय में बीजेपी में शामिल हो गए, नामांकन वापस ले लिया। इसका असर बाकी के जो 8 लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मतदान चल रहा है, मत प्रतिशत तो बेहतर है, लेकिन रिजल्ट में क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस तरह की घटना होती है कहीं भी हो, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी पार्टी से कोई परेशानी है या आपको कोई दिक्कतें हैं तो आप पहले कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आपका नामांकन भरा जाए, जिस समय की पार्टी के पास दूसरा विकल्प चुनने के लिए समय ना हो, ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी अगर जिसको टिकट दिया गया अगर वो इस तरह से करता है तो मेरे ख्याल से उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप जनता के सामने विकल्प खत्म करते हैं और ये हक किसी को भी नहीं है कि वो जनता के सामने से विकल्प हटा ले। जनता का मर्जी है कि वो किसको चुने किसको नहीं। अगर आपको पार्टी से, आप पार्टी लेकिन एक प्रत्याशी की भी तो मर्जी है ना, अगर वो चाहे तो अपना नामांकन वापस ले सकता है। ले सकता है, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, उनके पास समय दीजिए। आप अपनी जिस पार्टी को आप छोड़कर आ रहे हैं, जिसको कभी आप अपनी माँ कहते हैं, कभी अपने पिता से उसकी तुलना करते हैं, यदि उसको बीच मझधार में आप छोड़ के जाते हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि छोड़ने से पहले। ठीक है, लेकिन इसका असर आपको लग रहा है कि बाकी के जो 7 लोकसभा क्षेत्र है उसमें कुछ प्रतिशत में या फिर कुछ मतदान का जो पैटर्न होता है लोगों में कुछ असर होगा? देखिए, जिस तरह से 2018 का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चली आने के बाद जो सारे घटनाक्रम हुए, जिस तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, जब अभी जो इलेक्शन हुए जो 2023 में, उसमें कहीं ना कहीं जनता को एक चीज समझ में आई कि यदि हम किसी एक पार्टी, ऐसी पार्टी को चुनते हैं जिसके कार्यकर्ता आए दिन टूटकर दूसरी जगह चले जाएंगे, हम उनको अगर उनकी सरकार बना भी देते हैं तो किस बात की आप गारंटी लेंगे कि वो लंबे समय तक
सत्ता में रह पाएंगे कि नहीं, या किन कारणों से वो पार्टी छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं निराशा आती है। वोट देने जब वोटर जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को मन में रख के वोट डालता है। उनमें से एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी होती है कि वो जिसको चुन रहा है वो अपनी बात पर, अपने जो जिस भी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहा है वो उस पे कायम रहेगा कि नहीं। क्योंकि मेरी नाराजगी हो सकता है किसी पार्टी को लेकर हो, तभी मैं दूसरी पार्टी को चुनना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर मेरा वो ऑप्शन छीन लिया जाता है, या फिर मैंने जिसको सत्ता में लेके आई और बाद में वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धोखा मतदाता के साथ होता है। तो वो कहीं ना कहीं जब वोट डालने जाता है, ऐसी जो एक देखिए संगठनात्मक रूप से जो मजबूत पार्टी होती है, लोग उसको चाहते हैं। सशक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, सशक्त मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इंदौर में जो ये घटनाक्रम हुआ इसका असर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है बाकी क्षेत्र में। ठीक है, कल्पना जी आपने सुना होगा जिस तरह से कह रही हैं कल्पना जी ने कहा, और स्पर्श जी आपने सुना होगा कल्पना जी कह रही हैं कि इसका असर हो सकता है और आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर देखें जो अभी 8 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है, इसमें देवास, खंडवा, मंदसौर, उज्जैनी है, जहां पर 2009 में आप लोग जीते थे स्पर्श जी, और 2019 में यहां पर 2014 में बीजेपी की जीत हुई थी, और 19 में तो हमने देखा है सिर्फ एक सीट छोड़कर बाकी सभी की सभी बीजेपी ने जीती थी। तो किस तरह से जब एक तरफ इस तरह से इंदौर जैसी घटना होती है जहां पर जिस तरह से कल्पना जी का कहना है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, निराश होते, इसलिए हमने देखा है कई बड़े बड़े नेता आपके बीजेपी में चले गए, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी जो 8 सीटें हो रही है कहां कहां पर आपको लग रहा है कि आप मजबूत स्थिति में हैं? पहली बात तो ये कि जनता सब देख रही है कि ये कौन कर रहा है। खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं है, सारे देश में हो रहा है। गांधीनगर में देखा, भोपाल में देखा, बच्चा खेल रहा है ईवीएम के साथ, ऐसे तमाम नजारे हैं। उत्तर प्रदेश में देखा, पुलिस प्रशासन की मदद से वोटर्स को रोका जा रहा है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है वो देखा जा रहा है। तो जहां तक बात आपने कल्पना जी संगठन की बात की, वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन उसके नाम पर 10 साल जो आपने छुरा घोपा है लोगों की भावनाओं में, लोगों की को जो दी गई आपकी सो कॉल गारंटियां थी, उसके नाम पर आप अपना रिपोर्ट कार्ड चर्चा नहीं करते हैं, आप भैंस मंगलसूत्र पे चर्चा करते हैं, और फिर आपके प्रवक्ता, आपके नेता भी इसी पे बात करते हैं, झूठ फैलाते हैं आप। इस तरीके का सारा खेल भी व्यक्ति जो वोटर है वो समझता है, वो जमीन पे देख रहा है। आज जब जमीन पे उतरेंगे तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर आप राजनीति से के चश्मों से ना देखें तो आप कहेंगे कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सालों से लाठियां खा रहा है। तो असली मुद्दे अब लोग कहते हैं ना, बस हो गया है, अब 10 साल का बस हो गया, अति हो गई है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी जो 8 सीटों पर मतदान जा रही है, यहां पर क्या लग रहा है आपको, कहां कहां आप लोग मजबूत हैं? देखिए, पहले तो मैं बात करूंगी कि इंदौर की हमने काफी लंबी चर्चा कर ली, आधा घंटे। तो मैं बात करूंगी कि धार और खरगोन स्पेशली पहले मैं बात करूंगी, बाकी हम सब जगह बराबरी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन धार और खरगोन हमारे मजबूत क्षेत्र रहे हैं। विधानसभा में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर मैं प्रत्याशियों की बात भी करूं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम पोरलाल जी की बात करते हैं, तो वो जो आदिवासी बेल्ट है, जो आदिवासी सीट्स है, या हम रतलाम झाबुआ की बात कर लेते हैं ना, तो अभी अभी जैसे उदाहरण के तौर पे जोबट में जो घटना हुई, उस पर वन मंत्री जी के रिश्तेदार उसमें संलिप्त हैं, और उस पर आपने एफआईआर कांग्रेस पे लगा दी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। आप आदिवासी क्षेत्र में अगर कुपोषण की बात करें, आप आखिरी तबके तक व्यक्ति को विकास के पहुंचाने की बात करें, तो आदमी बहुत त्रस्त हो चुका है। आप पलायन की समस्या मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्रों में बहुत है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्रत्याशी खरगोन के उदाहरण के तौर पर वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे उदाहरण बहुत सारे आप देखेंगे कि जो आदिवासी बेल्ट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त है। तो मुझे लगता है कि अगर हम हमारे अतीत के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं या लोगों में विश्वास की बात कर रहे हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कहाँ की। और बाकी सारी जगहों पर भी हम बराबरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये देख रही है कि चुनाव किसके नाम पे लड़ा जा रहा है। अगर आप सांसद की बात करते हैं, तो आपने सही कहा भागीरथ जी, और सभी जानते हैं कि ज्यादातर जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, सभी जगह 8 सीट आपने कहा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो अभी अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में, तो भाई दूसरों जो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर क्यों लड़ाई लड़नी पड़ रही है? क्योंकि और हाँ, उस चेहरे की गारंटी भी पूरी नहीं हुई है। तो ये सब जनता देख रही है। जनता मुद्दों पे इस चीज को, जैसा आपने कहा कि मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस तरीके से जनता जता रही है, जताएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों की लड़ाई लड़े, जिससे ध्यान भटकाने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने भरपूर किया है, उसको देखकर जनता ने वोट किया है। ठीक है, हालांकि किसको वोट करी जनता 4 जून को समझ में आ जाएगा, लेकिन
डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, देखिए जिस तरह से तमाम आरोप तो इस पर से लगा ही रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगा ही रही है, लेकिन अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें जिन अभी 8 लोकसभा क्षेत्रों में आप चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे, अगर आप देखेंगे जाति समीकरण बड़ा सटीक बिठाया। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं रतलाम में, तो यहाँ पर कांतिलाल भूरिया हैं, ये भील समाज से आते हैं और 80% यहाँ पर भील समाज के लोग रहते हैं, और जो आपके प्रत्याशी हैं वो भिलाला समाज से आते हैं, उनके से 20% रहते हैं। अगर आप एक जातिगत समीकरण देखेंगे तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बहुत सटीक उतारा है, और जिस तरह से कांग्रेस बात भी कर रही है, जातिगत जनगणना को लेकर बात कर रही है, और बात करी कि जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो इसको लेकर आप देखेंगे जातिगत समीकरण के सामने आपको कैसा लग रहा है कि आप मजबूती के साथ आप यहां पर टिकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी छोटी बहन ने अध्ययन नहीं पूरा किया है। 2014, 2019 और अब 2024, अगर आप पिछले 2 चुनावों, लोकसभा चुनाव खास तौर पे, इनमें आदिवासी सीट्स का पूरा आप आंकलन करेंगे, लगभग पूरे देश में 47 एसटी सीट्स हैं। तो जितना वोट परसेंटेज कन्वर्ट हुआ है भाजपा के फेवर में, वो इंक्रीज होता गया है, कम नहीं हुआ है। जितनी सीटें 2014 में थी और 19 में थी, बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, लगभग 30 से ऊपर होंगी सीट्स। तो यही ट्रेंड यहाँ भी होने वाला है, क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उसके साथ यशस्वी चीफ मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मोहन यादव, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने निश्चित किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी जनजाति क्षेत्र की जितनी स्कीम्स हैं वो सब लागू हो रही है। चाहे वो छात्रावास देने हैं जनजाति क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेजेस देने हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, चाहे सड़कें देनी है, चाहे घरेलू गैस देनी है, चाहे नल में जल देना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज और ये सब का डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स शुरू हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनको तेंदुपत्ता के जो ये विक्रेता हैं उसमें भी इजाफा है। इसके साथ में पैसा एक्ट को भी ये लेके आए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्फेयर है डेवलपमेंट का। और अब ये बात कर रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे, तो आपके पास तो चेहरा ही नहीं है। आज ही आपके एक किसी कार्यकर्ता ने ये वक्तव्य दिया है कि राहुल गांधी को इसलिए अमेठी से नहीं लड़ाया है स्मृति ईरानी के खिलाफ, बिकॉज जिस व्यक्ति को अभी टिकट दी है वो राहुल गांधी से बेटर है। अब आप खुद सोचिए, आपके खुद के कार्यकर्ता ऐसे लूज रिमार्क्स कर देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ऊर्जावान, ऊर्जा का भंडार, जिसका समर्पण, जिसका राष्ट्र प्रेम, जिसकी दिव्य दृष्टि, जिसका विकास प्रेम, जिसका राष्ट्रवाद के लिए समर्पण, जिसका पूरे देश के 140 करोड़ की जनता को परिवार बोलना, जिसके मातृशक्ति के लिए एक बहुत ही साफ और स्पष्ट मापदंड रखना, जिसने बोला है, आज एक वक्तव्य और दिया कि मैं युवाओं से सीधे संपर्क करके जानना चाहता हूं कि मेरे अगले 100 नहीं 125 दिन के कार्यकाल में वो क्या चाहते हैं, मैं उनसे सुझाव लेना चाहता हूं। तो जिसका जनसंपर्क इतना सीधा, सरल, स्पष्ट, जिसका फोकस इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसके प्रति हम कोई शंका है ही नहीं हमारे मन में। अगर आपके पास कोई इतना बड़ा चेहरा था तो उतारते ना। आपके तो राहुल गांधी तो सभाएं नहीं कर पाए पूरी, कितनी सभाएं की हैं। प्रधानमंत्री ने तो लगभग 100 से ऊपर कर ली हैं अभी। प्रियंका गांधी भी गिनी चुनी सभाओं में गई है, उनको तो सीमित कर दिया एक राजीव, लेकिन बहुत सारे रबर स्टैंप के तौर पे सांसद थे, उनका टिकट काट दिया था। क्या डर था कि वहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा काम नहीं करेगा? देखिए, ये आंकलन होता है, फिर पार्टी आला कमान सबके परफॉर्मेंस, जमीनी जरूरत, जितने आंकड़े हैं वहां पिछले इलेक्शन से, कितना काम हुआ है और कौन सा प्रत्याशी कहां उतरना चाहिए, ये तो आला कमान डिसाइड करती है। ये मैं और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे बहन जी भी हैं यहाँ पे, मुझे लगता है वो सहमत होंगी कि दिस इज अ सेंट्रल डिसीजन। ये डिसीजन पे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा हर जगह काम नहीं होगा, इसलिए प्रत्याशी को भी आपको वैसे कहीं पर आपको चेंज करना पड़ा, कुछ लोगों को आपको उतारना पड़ा। हमारे प्रत्याशी इतने
मात्रा में चेंज नहीं हुए हैं जितनी कांग्रेस में उथल पुथल हुई है। कोई बहुत जेन्युइन रीजन हुआ होगा जिसके कारण ठीक है, प्रत्याशी कहीं चलिए इसका change हुआ कितना है। असर होगा देखना होगा। लेकिन मुक्ता जी देखिए, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस ने यहां पर 8 लोकसभा सीटों में जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, जातिगत समीकरण यहां पर सटीक बिठाया, जिससे मैंने रतलाम का जिक्र किया, कांतिलाल भूरिया जो भील समाज से आते हैं, और 20% यहां पर 80% यहां पर इनके वोटर्स हैं। अगर वैसे उज्जैन की बात करें, भलाई समाज से जो कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं, वहां पर 3.5 लाख वोटर है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, उनके सिर्फ जो एक वर्ग है जो उनके समाज से आते हैं, वो 30,000 है। लेकिन क्या यहां पर बीजेपी को भी पता है कि मध्य प्रदेश में जाति आधारित वोटिंग नहीं होती है? यहां पर एक जो हिंदुत्व को लेकर सब लोग जो जनता जा रही है वोटिंग, क्योंकि धार की बात करें, धार में भी यहां पर मतदान है और धार में भोजशाला का मुद्दा बिल्कुल गरमाया हुआ है। तो यहां पर बीजेपी को पता है कि यहां पर जाति आधारित वोटिंग नहीं होती है जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिए ये जाति का समीकरण बीजेपी ने यहां ना बिठाते हुए एक हिंदुत्व समीकरण और जो अपनी योजनाओं की बात करते हैं उसके हिसाब से यहां पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं इस बार भी जो बीजेपी है वो मोदी की गारंटी पे वोट मांग रही है, लगातार देख रहे हैं। और आप देखिए जितने भी आप भाषण सुनेंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष और भी जो तमाम बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, लगातार जो स्ट्रेस है वो मोदी की गारंटी पे है, राम मंदिर पे है, धारा 370 हटाया गया इस पे। तो इस तरह की जो केंद्र की जो नीतियां रही हैं, जो घोषणाएं रही हैं, जो और मोदी का चेहरा आगे रख के ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी जो है उसने जातिगत जो समीकरण है उस पे अगर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, ध्यान तो वैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी देती है, लेकिन अगर विशेश ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है कि मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 और ये जो तमाम जो बातें हैं, ये जो है इसका जादू चलेगा। बिल्कुल, वाकई, और कितना चलेगा देखने वाली बात ये है। देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन कल्पना जी देखिए, 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं। 2019 में सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी, और अगर हम पहले की भी आंकड़े देखें 2014 में तो बीजेपी के पास थी। इन आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो ऐसा लगता है बीजेपी मजबूत स्थिति में। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रत्याशियों के साथ अगर देखें तो खरगोन, धार, रतलाम, ये ऐसी सीटें जहां पर लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। आपको लग रहा है कि वाकई कांटे की टक्कर है या फिर एक तरफा कुछ झुकाव दिखाई दे रहा है? देखिए भागीरथ जी, पहले हम एक बात करते हैं। जिस तरह से 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, मोदी एक फेस है जो काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, जब से 2014 से। तो आप ये देखिए, जहां ऋषि सुनक, मैं विश्व स्तर पे बात कर लूँ, ऋषि सुनक की बात कर लो, बाइडेन की बात कर लो, या अन्य जो प्रभावी नेता हुआ करते हैं, उनके सबके ग्राफ धीरे धीरे कम हुए। लेकिन प्रधानमंत्री, अगर मोदी की मैं बात करूं तो अगर देखा जाए, सर्वे जो कहता है वो ये कहता है कि ये ग्राफ वाइज इनका कद बढ़ा है। ये अपने आप में बताता है कि इस फेज को लेकर के क्यों इतनी प्राथमिकता दी जाती है, क्यों कैंडिडेट से पहले, आप कैंडिडेट कोई भी चुन लीजिए, चाहे वो जातिगत समीकरण बाकी क्षेत्रों में बिठाकर बात की जाए, लेकिन वहां पे सिर्फ मोदी जी की बात की जाती है। 10 साल में ऐसा क्या कारण रहा कि मोदी जी के फेस के इक्वल कोई और फेस नजर ही नहीं आता। वहां जहां राजनीतिक दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करूं, एक फेस ऐसा नहीं बता पाते। लेकिन विपक्षी पार्टी इसी को तो लेकर कहती है कि तानाशाही चल रही है, नहीं, सिर्फ एक शख्स डिसाइड कर रहा है। यही चीज मैं आपसे बताऊंगी कि देखिए, अगर ये जनता का मत है, क्योंकि यहाँ पर कोई विधायक या फिर कोई खास व्यक्ति पीएम नहीं बनाता है। ये जनता के डिसीजन के बाद एक सांसद चुनती है, सांसद से प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, तभी ये चीजें आती हैं। तो अगर जनता को ये फेस पसंद नहीं था तो 5 साल पहले भी चला जाना चाहिए था। आगे क्या स्थिति होती है ये तो पहले से कहना, आकलन लगाना तो हमारे और आपका काम नहीं है। हाँ, जरूर जो सर्वे कहता है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज समझनी होगी कि इन सारी चीजों को, विपक्ष का सबसे कमजोर जो मुद्दा है वो सिर्फ कमजोर संगठन का होना, एक फेस ना होना। आप देखिए, अगर प्रियंका गांधी की बात करें, कहीं से चुनाव लड़ सकती थी, वो बैकफुट पे आई। राहुल गांधी को अमेठी या ये छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा। ये सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के ये जरूर सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको टक्कर देना पड़ेगा, अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम युद्ध मैदान में उतर रहे हैं तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने सारे शस्त्र लेकर लड़े, सेना को आगे ना करें, मुखिया को आगे आना पड़ेगा। लेकिन मुखिया जब पीछे खड़ा हो जाता है तो जनता के बीच में एक सवाल जरूर खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये सारे विषय हैं जिसको लेकर के जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है कि आखिर अगर हम वोट भी दे देते तो हमारे सामने विकल्प क्या है। विकल्प का होना जरूरी है। सार्वजनिक रूप से आपको ये बताना पड़ेगा
कि आपका कौन ऐसा फेस है जिसको देख करके जनता आपको वोट डाले। ठीक है, यही स्पर्श जी, मध्य प्रदेश के ठीक लिए है, है। स्पर्श जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मोदी का चेहरा, और वाकई मुझे लगता है शायद ये बीजेपी की ताकत है, और जिस तरह से अभी कल्पना जी ने भी कहा कि एक ताकत के रूप में वो लगातार उभरते जा रहा है। इसका कितना असर होगा चुनाव में देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी पार्टी की अगर बात कर ले, कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग दिखाई देती है। और जब आपके जो बड़े बड़े जो नेता हैं अगर वो चुनाव लड़ते शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा चली गई, वो प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अमेठी से अब राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, वो रायबरेली जा रहे हैं। तो जिस तरह से आप जो मोदी के ऊपर आप कह रहे थे कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जनता को पता है कि लोकसभा चुनाव जो होते हैं उसमें प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो ये बीजेपी के प्लस पॉइंट आपको नहीं लगता? या फिर आप लोग पूरे स्थानीय तौर पर या आप लोग मुद्दे लेकर उतर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो आपके स्थानीय प्रत्याशी हैं, जो हमने प्रत्याशी उतारे हैं, वही कमाल दिखाने वाले हैं? तो डर किसको लगा है? 370 के नाम पे चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो मीडिया और तकमक एडवर्टाइजमेंट्स और ये नरेटिव बनाकर आप अपने डर को मत छुपाइए। सबसे पहली बात, वाणी जी, मुझे मौका दिया गया है, मुझे बोलने दीजिएगा। दूसरी बात, आप अपने एक चेहरे की बात कर रहे हैं 10 साल के, हमारा। और हाँ, एक और चीज, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, इन सभी की बात की। सोनिया गांधी जी स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण उन्होंने राज्यसभा की सीट ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी, और हमारे लिए, एक्चुअली पूरे कांग्रेस के लिए, हमारे लिए हमारा पूरा देश परिवार है। आपके लिए आप 140 करोड़ का परिवार बोलते जरूर है, लेकिन आप उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपते हैं, सभी वर्गों के पीठ में। तो जब बात होती है डर की, तो डर आपको लगा है मणिपुर में आपसे प्रत्याशी खड़ा करते नहीं बनाए, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय लोकतंत्र में किसी एक चेहरे के पीछे आप जब एक ऐसा बना रहे हैं कि 10 साल हो गए, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी ही कई बातों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम तो चेहरे की दम पर वोट मांगेंगे जिसकी लोकप्रियता घट गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप चेहरे पे नहीं, आप मुद्दों पे जा रहे हैं, तो अभी अगर मध्य प्रदेश के मुद्दों की बात कर लूं, ठीक है, ठीक है, कहते हैं कि मैं और कोई खुद, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं भी मुद्दों की बात कर लूं। तो आपने कहा कि हम मुद्दों पर जाते हैं, हम चेहरे पे नहीं जाते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आपको लगा है कि यहां पर कुछ कमाल होने वाला है, और यहां पर जो एक टारगेट लेके चल रही बीजेपी 29 के 29, ये पूरा नहीं होने वाला है, और यहां पर कांग्रेस, क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में, संपन्न हो जाएगा, किन मुद्दों के साथ आपको लग रहा है कि आप बेहतर स्थिति में है इस बार और एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने वाले, किन मुद्दों के साथ? जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी तो भरपूर मुद्दा है, चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, निजी क्षेत्र का हो, सब जान रहे, सारे युवा जान रहे हैं। दूसरी चीज, किसानों की दोगुनी आय का वादा 5 साल पहले किया था, 2022 तक का। मैं यूपीएससी की पढ़ाई की है, तो मैं भी भर भर के अपनी आंसर राइटिंग में लिखा करती थी। तो दोगुनी आय तो दूर की बात है, 750 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। कटीली बॉर्डर्स आपने अपने देश में किसानों के लिए बनाई है, मंदसौर में गोलीबारी करी है, गाड़ियों से कुचलवाया है उत्तर प्रदेश में आपने। तो आप किसानों को किसान समझ रहे हैं। और अच्छा, 5 महीने पहले हुए विधानसभा चुनावों में आपने जो वादा किया था किसानों से धान और गेहूं की खरीदी को लेकर, उसका गुस्सा आप, ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय का, बस मुझे ये बता दीजिए कि 29 में से कितनी सीट इस बार कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है? देखिए, पहली बात तो हम ये कह रहे हैं कि हम सब पे बराबरी से लड़ रहे हैं, लेकिन हम आधी सीट कम से कम जीतेंगे, ये मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं आधी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ठीक है, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, देखिए जिस तरह से मुद्दों की बात करें, इस पर जी कह रहे हैं कि हम मुद्दों की बात करें, लेकिन आप चेहरे की बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन क्या मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से यहाँ पर बीजेपी की नैया पार होने वाली, 29 का टारगेट पूरा कर रही है बीजेपी? बिल्कुल होगा, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस देश के जिनको सिर्फ मोदी जी ने एड्रेस किया। 56 इंच का सीना सिर्फ इनके पास था। जो 370 की धारा है, हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं कि 370 को हटाया मोदी जी ने, पर क्या आप जानते हैं कि उस राज्य में जब हिंदुओं को भगाया गया था, तो वहां यह बोल के भगाया गया था, घर छोड़ के भागो, जमीन छोड़ के भागो और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। तब कहां थी कांग्रेस? लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपने कश्मीर में किसी को नहीं आपने उतारा, बीजेपी प्रत्याशी। मेरी पूरी बात करने दीजिए। वहां दलितों की हाल यह थी कि दलितों को 60 वर्षों में सिर्फ सफाई कर्मी के रूप में आगे बढ़ने दिया, उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ पोस्ट भी नहीं ले पाए। अब बदलाव आ रहा है, तो बीजेपी ने वहां पर अपने संगठन के आधार पर दूसरों के साथ जो भी गठजोड़ करके उम्मीदवार उतारे हैं,
बट कांग्रेस ने तो हमको ये बोला हम तो 370 वापस लेंगे। क्यों भाई, कश्मीर तो हमारा अंग है। मणिपुर की बात करते हैं तो क्या इनको कश्मीर की बेटियां बुरी लगती है, केरला की बेटियां बुरी लगती है, राजस्थान की बेटियां बुरी लगती है? और गुवाहाटी में मनमोहन सिंह कितने वर्ष तक थे सांसद, कितने बार गए वो मणिपुर? 8,000 10,000 के ठीक है, वहां मेरे पर पास समय कब है? 47 29 महिलाओं में का से आंकड़ा कितनी था। सीटें बीजेपी जीत रही हैं? बीजेपी 29, कोई प्रश्न ही नहीं है। चलिए ठीक है, देखेंगे 4 जून को कितना किसके दावे सफल होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। वाणी आलूवालिया जी, स्पर्श चौधरी जी, कल्पना शर्मा जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और पूरा संपन्न हो जाएगा मध्य प्रदेश का जो सीटें 29 सीटें उस पर मतदान 4 जून को रिजल्ट आएगा। देखना होगा कौन जीतेगा, किसके दावे कितने यहां पर सच साबित होते हैं। लेकिन स्वदेश न्यूज एक बार फिर से आप लोग से विनती करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे सा एक वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी हमारी चुनावी चर्चा और चुनावी अपडेट।